नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम क्या है? IS 2750 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। IS 2750 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, ये आज का टॉपिक है। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है 2750 वो किसके लिए दिया गया है? स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग के लिए दिया गया है। उसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? IS 2750 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। तो दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर में वीडियो बनाया है। उसके अंदर में क्या क्या हम लोगों ने कवर किया था? इंडियन स्टैंडर्ड IS 3696 कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद जो है और एक जो हमने वीडियो देखा था इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर में, वो किसके लिए था? इंडियन स्टैंडर्ड 4014। तो उसके अंदर में क्या डिटेल दिया गया था? कोड एंड प्रैक्टिस फॉर स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग। क्या था? कोड एंड प्रैक्टिस फॉर स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग के लिए था। और जो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड 2750, ये किसके लिए? स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। किसके लिए? सिर्फ जो स्टील स्कैफोल्डिंग है उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड 2750 कब आया था या कब अप्रूव किया गया था, इसके बारे में सबसे पहले डिटेल देखते हैं। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है इसको अडॉप्ट किसने किया, मतलब अपनाया किसने है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI ने इसको सबसे पहले अपनाया। कब अपनाया था? 27 में 1964, मतलब 27 में 1964 में ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 2750, इसको इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट किया था या अपनाया था। और जो ये ड्राफ्ट बनाया, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2750 का ये जो ड्राफ्ट है ये फाइनलाइज किसने किया? कोई ना कोई तो फाइनलाइज करना चाहिए ना। ISI ने तो अप्रूव किया, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया, लेकिन इसको जो है ड्राफ्ट है ये फाइनलाइज किसने किया था? कंस्ट्रक्शन प्लान एंड मशीनरी सेक्शनल कमेटी ने जो है ये जो ड्राफ्ट है ये इंडियन स्टैंडर्ड 2750 का इसको फाइनलाइज किया। और इसको जो अप्रूव किया था वो किसने किया? बिल्डिंग डिवीजन काउंसिल। किसने किया था अप्रूव? ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 2750 है, बिल्डिंग डिवीजन जो काउंसिल है इन्होंने ये जो है अप्रूव किया था 2750 1964 में। उसके बाद ही जो है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड 2750 ये टोटल 9 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, मतलब इसके अंदर में टोटल 9 पॉइंट है। कितना है? 9 पॉइंट दिए गए। कौन कौन से वो पॉइंट है अभी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट था स्कोप। क्या था? स्कोप, मतलब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 2750 बनाया इसका स्कोप क्या है, या इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया गया है, या इसके अंदर में क्या क्या बातें कवर की गई है। तो इसका जो स्कोप क्या है? ले डाउन रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल फैब्रिकेशन एंड परफॉर्मिंग फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग विथ ट्यूब फिटिंग एंड प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम सुटेबल फॉर नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। मतलब जो इसके अंदर में जो रिक्वायरमेंट दिया गया है किसके लिए है? मटेरियल और फैब्रिकेशन एंड परफॉर्मिंग फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, मतलब मटेरियल के लिए है। उसके बाद जो है फैब्रिकेशन जो करते हैं मटेरियल का या इसको बनाया जाता है मटेरियल को, उसके लिए है। उसके बाद क्या है? परफॉर्मिंग फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, और जो हम लोग काम भी करते हैं स्टील स्कैफोल्डिंग का उसके लिए ये जो पूरा डिटेल है इसके अंदर में दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है? जैसे कि ट्यूब फिटिंग एंड प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम सुटेबल फॉर नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब ये जो ट्यूब है या जो फिटिंग है या जो प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम है इसको जो हम लोग जो नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो यूज करते हैं उसके बारे में जो पूरा डिटेल इसके अंदर में पूरा कवर किया गया है। और एक इसके अंदर में डिटेल दिया गया है स्कोप के अंदर में, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 2750 है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, ये जो है स्लग और जो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड है वो कवर नहीं करता है। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना है स्कोप के अंदर में कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 2750 है इसके अंदर में सिर्फ स्टील स्कैफोल्डिंग के बारे में दिया गया है, या इसके अलावा अगर कोई आप दूसरा मटेरियल यूज करते हैं तो वो जो डिटेल है
ये जो स्टैंडर्ड है 2750 के अंदर में कवर नहीं होगा। उसके लिए उस जो मटेरियल आप यूज करने वाले उसी का जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये है इसका स्कोप है। सेकेंड पॉइंट है टर्मिनोलॉजी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको मेन जो पार्ट है 4 है उसके अंदर में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला पार्ट है जनरल, मतलब क्या है जनरल। तो जनरल के अंदर में क्या है, डिजाइन, लोड, परचेसर और जो सप्लायर है, क्या है डिजाइन, लोड, परचेसर और जो सप्लायर है, इसके बारे में जो पूरा डिटेल दिया गया है या इसका डेफिनेशन बताया गया है या इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है टर्मिनोलॉजी के अंदर में टाइप ऑफ दी स्कैफोल्डिंग, मतलब जो कौन कौन सा टाइप का स्कैफोल्डिंग है उसका डेफिनेशंस दिया गया है। तो सबसे पहले है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है या उसका जो है डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद जो इंडिविजुअल कंपोनेंट टाइप जो स्कैफोल्ड है उसके बारे में जो है डिटेल या जो उसका डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद पुटलॉक स्कैफोल्ड है उसका भी इसके अंदर में जो है टर्मिनोलॉजी के अंदर में डेफिनेशन मिलेगा। उसके बाद जो यूनिट फ्रेम टाइप जो स्कैफोल्ड है इसका भी डेफिनेशन ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर में दिया गया है। इसके अंदर में कौन सा पॉइंट है, टाइप ऑफ दी स्कैफोल्डिंग के अंदर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पॉइंट टर्मिनोलॉजी के अंदर में वो है इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब क्या है, जैसे कि ये जो स्कैफोल्डिंग है आपके सामने यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर में अलग अलग जो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें क्या है, जैसे कि हमारा बेस प्लेट हो गया, उसके बाद जो है कपलर हो गया, लेजर हो गया, ट्रांसोम हो गया, लैडर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, मिडरेल, टो बोर्ड, हैंडरेल, ऐसे अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हुए हैं या जो ब्रेसिंग है, ये सारा जो डिटेल है या इसके बारे में जो डेफिनेशन है इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में, तो ये सारा डिटेल इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर में मतलब उसका जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो किसके लिए, स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विथ सपोर्ट मेंबर। मतलब जो हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन करता है या जो स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो स्कैफोल्ड है इसको कंस्ट्रक्शन करना है या इसको निर्माण करना है, तो वो टाइम में हम लोग किस किस सपोर्ट मेंबर के साथ इसको इरेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर में दिया हुआ है बीम, डायगोनल, स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर और ट्रेस्टल ट्राइपॉड यूनिट फ्रेम। मतलब क्या है, बीम के सहारे भी हम लोग इसको इरेक्शन कर सकते हैं, जमीन से कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स हैं, ये सारे क्या है इसका स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर ही है ना, जैसे स्टैंडर्ड हो गया, लेजर हो गया, ऐसे अलग अलग जो है ये स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर है, इसके सारे हम लोग इरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेस्टर ट्राइपॉड यूनिट फ्रेम है उसके सारे भी ये जो सपोर्ट देके हम लोग ये जो स्कैफोल्डिंग है इसका इरेक्शन कर सकते हैं। ये था हमारा दूसरा पॉइंट टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अंदर में जो डेफिनेशन है, ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला इसका जो डेफिनेशन है या इसका जो व्याख्या है उसके बारे में दिया गया है। हम लोग अगर व्याख्या को याद रखेगा या जो डेफिनेशन याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को ये जो है स्कैफोल्ड समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अभी पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ दी स्कैफोल्ड। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2750 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग के अंदर में कौन कौन सा टाइप का स्कैफोल्ड हम लोग बना सकते हैं या जो कौन कौन सा टाइप का स्कैफोल्ड का डिटेल दिया हुआ है, तो इसके अंदर में टोटल 4 स्कैफोल्ड का डिटेल दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के अंदर में भी देखा, लेकिन इसके अंदर में स्पेसिफिक जो है डिटेल दिया गया है। तो इसके अंदर में सबसे पहला कौन सा टाइप है, इंडिविजुअल कंपोनेंट टाइप पुटलॉक स्कैफोल्ड। इंडिविजुअल कंपोनेंट टाइप पुटलॉक स्कैफोल्ड 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर किसके बारे में बताया गया है, यूनिट फ्रेम टाइप पुटलॉक स्कैफोल्ड। मतलब यूनिट फ्रेम रहता है उस टाइप का अगर पुटलॉक स्कैफोल्ड है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, और 4th नंबर है यूनिट फ्रेम टाइप स्कैफोल्ड। तो ये 4 टाइप का डिटेल टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड में दिया गया है 3 नंबर पॉइंट के अंदर में। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ स्कैफोल्ड के अंदर में, इंडिविजुअल और यूनिट फ्रेम। इंडिविजुअल मतलब क्या है, अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो इंडिविजुअल है और उसको हम लोगों ने एक साथ लाके ये जो स्कैफोल्ड बनाया, ये इंडिविजुअल टाइप स्कैफोल्ड है। उसके बाद जो यूनिट फ्रेम स्कैफोल्ड है, जो फ्रेम स्कैफोल्ड है जो अलग अलग यूनिट में प्री फैब्रिकेटेड होके आता है, उस टाइप का स्कैफोल्ड के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 4th नंबर पॉइंट, ये किसके लिए है,
मटेरियल के लिए। मटेरियल ये जो पॉइंट है इसके अंदर में हमारा जो मटेरियल हम लोग यूज करने वाले हैं स्टील स्कैफोल्डिंग के लिए, उसका जो है इंडियन स्टैंडर्ड या कौन सा कोड होना चाहिए, कौन सा कोड का मटेरियल ही हमको ये जो स्टील स्कैफोल्डिंग है इसके अंदर में यूज करना है, इसके बारे में डिटेल है। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कैफोल्ड ट्यूब। क्या देखेंगे? स्कैफोल्ड ट्यूब। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये है स्कैफोल्ड ट्यूब हमारा, राइट। तो ये जो स्कैफोल्ड ट्यूब है ये कितना डाया होना चाहिए? 40 MB। कितना? 40 NB, मतलब नॉमिनल बोर 40 NB का इसका डाया होना चाहिए। और ये जो है स्कैफोल्ड ट्यूब ये कंफर्मिंग कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैंडर्ड 1161। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड 1161 के अकॉर्डिंग ये कंफर्म किया हुआ स्कैफोल्डिंग ट्यूब हम लोग को यूज करना है। इसके बारे में आपको कभी भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो भी बनने वाला है वो इसी के ऊपर बनेगा, इंडियन स्टैंडर्ड IS 1161 के ऊपर में बनने वाला है। तो उसके अंदर में पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कोड क्या है? IS 806, इंडियन स्टैंडर्ड 806 1957। किसके लिए है ये? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्टील ट्यूब इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड 806, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 806 1957 1957 का ये स्टैंडर्ड है। वो किसके लिए? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्टील ट्यूब इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है मटेरियल चूज करना है, या इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो मटेरियल है उसका यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मटेरियल के लिए IS 228, मतलब 228 1959 1959 का है। वो किसके लिए है? स्टील फिटिंग मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग विथ इंडियन स्टैंडर्ड 228, मतलब ये जो है स्टील फिटिंग के लिए है। तो जो स्टील फिटिंग इसके अंदर में हम लोग जो भी यूज करेंगे उसके लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है? 228 इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग को यूज करना है। 3 पॉइंट है मटेरियल के अंदर में आपको ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग ट्यूब IS 1161, उसके बाद जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्टील ट्यूब इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कोड है? IS 806। उसके बाद जो है स्टील फिटिंग मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग विथ इंडियन स्टैंडर्ड 228 के हिसाब से होना चाहिए। तो 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये मटेरियल के अंदर में आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, ये किसके लिए है? डिजाइन क्राइटेरिया। मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल है या स्टील स्कैफोल्डिंग है इसके लिए जो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो इसके अंदर में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, कैपेबल ऑफ कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग लोड विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। मतलब जो हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब या जो स्कैफोल्डिंग का जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे स्टील स्कैफोल्डिंग के लिए, उसका जो है लोड लेने का जो क्षमता है वो सही होना चाहिए, या वो जो भी हम लोग उसके ऊपर लोड देंगे वो लेने की उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, या लोड उसके ऊपर में ट्रांसमिट होना चाहिए। ये सबसे पहला डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर का पॉइंट है। जो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट है डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर में, वो किसके लिए? लोडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग ऑफ रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड रिगार्डिंग लोडिंग ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन स्कैफोल्डिंग। तो इसके अंदर में क्या है, जो भी हम लोग लोड देने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर में या जो टेम्पररी स्ट्रक्चर के ऊपर में लोड देने वाले हैं, तो उसका क्या है, जो लोडिंग कैपेसिटी है या जो लोडिंग का जो क्राइटेरिया है या जो लोडिंग का जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर में, वो क्या है? ऑल स्कैफोल्ड एडिक्वेट स्टिफेंड बोथ डायरेक्शन। मतलब जो हमारा स्कैफोल्ड है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इसमें जो लंबाई और चौड़ाई ये जो मेन डायरेक्शन है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली, इसको जो है सही से सपोर्ट लगाना है हम लोग को। अकॉर्डिंग टू डिजाइन हो सकता है या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इतने हम लोग को सपोर्ट लगाना है इसके अंदर में, जो हम लोग उसके ऊपर में लोड देंगे वो कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए। या जो हम लोग जो ब्रेसिंग लगाने वाले हैं उसके अंदर में वो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको
स्टेबल रखने का कैपेसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है 4 नंबर, स्कैफोल्ड एडिक्वेट रिजिड एट ऑल स्टेज ऑफ इरेक्शन एंड डिसमेंटल। मतलब ये जो दोनों टाइम है, जो इरेक्शन का और डिसमेंटलिंग का, वो टाइम में जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो सही से स्टेबल होना चाहिए या जो रिजिड होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर पॉइंट है डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर में, वो किसके लिए है? परमिसिबल स्ट्रेस एंड अदर डिजाइन कॉम्प्लाई विथ appropriate requirement of relevant Indian standard on structural design of tubular steel scaffolding। मतलब जो परमिसिबल या जो अलाउ हम लोग कर सकते हैं जो लोड उसके ऊपर में स्टील स्कैफोल्डिंग के ऊपर में, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ही होना चाहिए या जो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके ही हम लोग उसके ऊपर में लोड दे सकते हैं। तो ये डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर में आपको ये मिनिमम 5 बातें ध्यान रखनी है। ये था हमारा 5 नंबर पॉइंट डिजाइन क्राइटेरिया। तो ये जो बातें अभी मैंने बताए हैं या जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसका आपको ध्यान रख के ही आपको जो है डिजाइन क्राइटेरिया को समझना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, किसके लिए है? सप्लायर सर्टिफिकेट। जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का मटेरियल परचेस करते हैं या जो सप्लाई हम लोग को कोई भी करता है तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? When purchase certificate that the tube fitting frame comply in all respect with requirement of this standard। मतलब जो भी हम लोग मटेरियल खरीदेंगे, हो सकता है वो ट्यूब हो या फिटिंग हो या फ्रेम हो, कोई भी आप लोग अगर मटेरियल खरीदते हैं या आपको खरीदना है या हम लोग खरीदते हैं तो वो टाइम में वो जो मटेरियल है वो जो है इसका इंडियन स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी के अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसी को कॉम्प्लाई करके ही वो मटेरियल बनाया होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट के ऊपर में भी वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा और क्या डिटेल आएगा इसके अंदर में? सप्लायर सर्टिफिकेट के अंदर में अगर हम लोग को कोई भी सप्लायर मटेरियल सप्लाई करता है, हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है जो या जो कंपनी है बनाती है उससे हमने मटेरियल नहीं खरीदा है, हमने किससे खरीदा? सप्लायर से या थर्ड पार्टी से, क्योंकि हर एक कंपनी ऐसे ही करती है। बहुत कम कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मटेरियल परचेस करती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है कंपनी, मतलब बहुत सारा कंपनी है वो थर्ड पार्टी या जो कोई सप्लायर रहता है उससे मटेरियल खरीदी करती है या जो परचेस करती है। तो वो जो मटेरियल भी रहेगा, अगर हम लोग वो सप्लायर से मटेरियल अगर हम लोग परचेस करते हैं तो वो भी क्या है, सभी जो कंपोनेंट्स है या इसके अंदर में लगने वाला जो भी मटेरियल हम उससे परचेस करने वाले हैं वो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में होना चाहिए, मतलब सही कंडीशन में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से होना चाहिए। और ये जो मटेरियल जो भी रहेगा थर्ड पार्टी से या जो सप्लायर से लेंगे वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू से जिसने भी लिया होगा या वो सप्लायर ने लिया होगा, तो वो जो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन है या जो इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करके जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसी को हम लोग को लेना है या परचेस कर सकते हैं या उसी को ही हम लोग को परचेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में क्या है, जैसे कि हम लोग सप्लायर से या जो मैन्युफैक्चरर है उससे मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर हो या सप्लायर हो उसको वो जो मटेरियल हम परचेस करते हैं उसका जो एविडेंस है वो जो एविडेंस के साथ ही हम लोग को देना है। वो एविडेंस किसके लिए? लोड कैलकुलेशन हो सकता है या उसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है, मतलब जो मटेरियल हम लोग परचेस करने वाले हैं उसी के साथ वो सर्टिफिकेट हम लोग को हैंडओवर करना चाहिए। ये बात का सप्लायर एंड सर्टिफिकेट के अंदर में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये था हमारा 6 नंबर पॉइंट, सप्लायर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है वो किसके लिए है? कंपोनेंट ऑफ द स्कैफोल्ड। जो भी स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हैं तो उसके लिए जो कौन कौन सा ग्रेड है या कौन कौन सा वेल्डिंग होता है या कौन कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है स्टील ट्यूब, हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे स्टील ट्यूब है वो 40 NB का होना चाहिए और इंडियन स्टैंडर्ड 1161 के अकॉर्डिंग वो बनाया होना चाहिए, क्योंकि स्टील स्कैफोल्डिंग का ये जो इंडियन स्टैंडर्ड 2750 है इसके अंदर में यही डिटेल दिया हुआ है। हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर में वो है स्टील फिटिंग। तो जो भी स्टील फिटिंग है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, हो सकता है हम लोग यूज करने के टाइम में भी उसके अंदर में कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट एंगल कपलर।
जो भी राइट एंगल कपलर रहता है वो टेस्टेड होना चाहिए। तो ये जो राइट एंगल कपलर है इसको कौन कौन सा टेस्ट से पास करके या कौन कौन सा टेस्ट होता है राइट एंगल कपलर के लिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है, डिस्टॉर्शन टेस्ट। वो कितना है, 3 टन लोड ये जो कपलर है उसके ऊपर में दिया जाता है और ये टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रोटेशन टेस्ट। जो ये राइट एंगल कपलर है उसका जो रोटेशन टेस्ट है उसके लिए कितना लोड इसके ऊपर में दिया जाता है, 3220। कितना, 3220 इसके ऊपर में लोड देना है और इसका जो है टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट, रोटेशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है राइट एंगल कपलर के लिए कौन सा है, स्लिप टेस्ट। तो ये जो स्लिप टेस्ट है उसके लिए 1.5 टन लोड वो जो है राइट एंगल कपलर उसके ऊपर में देके इसको टेस्ट किया जाता है। ये पूरी जो बात है वो किसके अंदर में आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल कपलर के अंदर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कपलर है वो कौन सा है, स्विवल कपलर। तो स्विवल कपलर में 2 टेस्ट होता है, एक डिस्टॉर्शन टेस्ट होता है और एक स्लिप टेस्ट। तो इसका जो डिस्टॉर्शन टेस्ट है वो कितना है, 1.5 टन में किया जाता है या किया जाना चाहिए, वही सर्टिफिकेट हम लोग को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट इसका अंदर में कौन सा टेस्ट मैंने बोला, स्लिप टेस्ट। उसके लिए इसका जो है 1.25 टन इसके ऊपर में लोड देके इसको टेस्ट किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो कपलर है वो है पुटलॉक कपलर। पुटलॉक कपलर का इतना स्पेसिफिकेशन कोई डिटेल इसके अंदर में दिया नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो जॉइंट पिन है या रिवल पिन है इसके बारे में भी जनरल इंफॉर्मेशन IS 2750 के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद है बेस प्लेट। तो जो बेस प्लेट है 150x150 इसका जो बेस है वो होना चाहिए प्लेट का, और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm होना चाहिए। और इसके ऊपर में 2 होल बहुत ही जरूरत है, वो कितना, 6 mm का 2 होल मिनिमम ये जो बेस प्लेट है उसके ऊपर में होना चाहिए। क्योंकि बेस प्लेट को हम लोग जो सोल बोर्ड है उसके साथ लॉक करने के लिए हम लोग को काम में आएंगे। ये होल कितना mm का होना चाहिए, 6 mm का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद है प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम। जो हम लोग प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से ही बनाया हुआ स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है या स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट है उसको लेके आके काम करते उसके लिए। जो प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम है इसके लिए स्टैंडर्ड या जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड या IS 8001962। क्या है, IS 8001962। ये किसके लिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। किसके लिए है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे अभी कंफ्यूज होंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था मटेरियल के अंदर में ये डिटेल। तो यहाँ पे क्या था, IS 806, ये कब का था, 1957। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं IS 8001962 ये रिवाइज किया गया है। क्या है, रिवाइज किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील यूज करने वाले हैं वो होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका जो वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, IS 6227। इंडियन स्टैंडर्ड 6227 1961 मतलब 1971 का ये जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ मेटल आर्क वेल्डिंग इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो IS 6227 है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 6227 वो किसके लिए है, यूज ऑफ मेटल आर्क वेल्डिंग इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम बनाने के लिए। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो हम लोग वेल्डिंग यूज करेंगे इसके लिए ये कोड दिया गया है IS 6227। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टील सेक्शन का। तो स्टील सेक्शन है जो स्कैफोल्डिंग का जो प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम है उसके अंदर में, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड 816 मतलब IS 816 वो किसके लिए डिटेल दिया गया है, यूज ऑफ मेटल आर्क वेल्डिंग इन जनरल कंस्ट्रक्शन इन माइल्ड स्टील। और एक दिया हुआ है डिटेल IS 1323 1959 का ये है। तो ये किसके लिए है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फॉर स्ट्रक्चरल वर्क इन माइल्ड स्टील। मतलब जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है जो हम लोग स्ट्रक्चरल वर्क के लिए या जो
माइल्ड स्टील का जो स्कैफोल्डिंग का जो प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए IS 1323 ये स्टैंडर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो ये जो पूरा डिटेल है ये किसके अंदर में हम लोग को मिलेगा, कंपोनेंट ऑफ द स्कैफोल्ड 7 नंबर पॉइंट है उसके अंदर में पूरा डिटेल मिलेगा। आप ये जो स्टैंडर्ड है वहां पर भी जाके इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप जाके और डिटेल में ज्यादा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। ये किसके लिए, फिनिश, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है अलग अलग टाइप का जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, या जो स्टील स्कैफोल्डिंग है, तो ये जो मटेरियल है इसके लिए जो फिनिशिंग है, मतलब आउटर से जो भी हम लोग कोटिंग ये सारा जो करते हैं वो किस हिसाब से होना चाहिए, इसका पूरा डिटेल इसके अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, किसके लिए, मार्किंग। तो ये जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है इसके ऊपर में मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखते हैं, वो किसके लिए, ट्यूब एंड फिटिंग फ्रेम शैल बी मार्क विथ मैन्युफैक्चरर नेम एंड इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन 6.2। मतलब जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है, ट्यूब हो सकता है, फिटिंग हो सकता है या फ्रेम हो सकता है, तो इसके ऊपर में मैन्युफैक्चरर का नेम ये होना ही चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन 6.2। तो ये जो 6.2 है जो सप्लायर सर्टिफिकेट है, हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा कि उसका जो डिजाइन या जो कैलकुलेशन है, उसका जो एविडेंस है या उसका जो लोड कैपेसिटी है, वो सारा एविडेंस देना चाहिए या उसके ऊपर में मार्किंग होना चाहिए, इंक्लूडिंग वो जो स्टैंडर्ड है उसके साथ उसके ऊपर में मार्किंग होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है ट्यूब फिटिंग फ्रेम शैल बी मार्क्ड विथ ISI सर्टिफिकेशन। तो जो भी स्टील फिटिंग है या जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब है या फ्रेम है वो किसके साथ मार्क होना चाहिए, ISI। क्या हम लोगों ने देखा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर में मार्किंग होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो पूरा टॉपिक IS 2750 किसके लिए था, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। तो हम लोगों ने इसके अंदर में टोटल 9 पॉइंट देखा है। तो आपको ये जो 9 पॉइंट है इंडिया के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये 9 पॉइंट ध्यान रख के ही काम करना है, या ये जो पूरा डिटेल है ये आप लोग को ध्यान में रख के ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंडियन स्टैंडर्ड 2750 स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। तो ये है पूरा डिटेल और आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।